एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ ने देश के थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व को किया अप्रूव। लंबे समय से हो रही थी इसकी डिमांड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38V के तहत स्टेट गवर्नमेंट करती है डिक्लेयर। बांग्लादेश में फॉर्म हुई इंटरिम गवर्नमेंट। मोहम्मद यूनुस बने इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर। इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। और आरबीआई ने कॉन्जिक्यूटिवली 9 टाइम नहीं किया रेपो रेट में चेंज। एमपीसी करती है इसकी अनाउंसमेंट। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है इसका एम। अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूं। अर्जुन P2I बैच में आपको 1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। छत्तीसगढ़ ने इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व को अप्रूव कर दिया है। इसका प्रोसीजर काफी लंबे समय से चल रहा था, बट रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स के बाद ये काम रैपिडली किया गया। सबसे पहले 2023 में NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट रिलीज की। रिपोर्ट में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। इनकी संख्या 2014 में 46 थी, बट 2022 में ये डिक्रीज होकर 17 हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने भी इस डिक्रीज को हाईलाइट किया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मिजोरम, नागालैंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ एंड अरुणाचल प्रदेश में टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने टाइगर्स की डिक्रीजिंग पॉपुलेशन के रिगार्डिंग एक PIL भी फाइल की थी। साथ ही NTCA एंड यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद भी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को स्टेट द्वारा अप्रूवल न मिलने पर ऑब्जेक्शन भी एक्सप्रेस किया गया था। इन सब के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व को अप्रूव कर दिया है। इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तैमूर पिंगला सैंक्चुअरी को मर्ज किया गया है। ये टाइगर रिजर्व मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एंड बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है। इससे स्टेट में इको टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा। इट इज नोटवर्दी कि गुरु घासीदास एरिया वाइज कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा। इंडिया में एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। द सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री इज मानस टाइगर रिजर्व इन असम। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38V के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ही NTCA की रिकमेंडेशंस पर टाइगर रिजर्व को नोटिफाई करती है। साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38W में 2 प्रोविजंस हैं। 38W1 के अकॉर्डिंग टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ये चेंज सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशंस पर एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल पर ही किया जा सकता है। वहीं 38W2 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट किसी टाइगर रिजर्व को डीनोटिफाई नहीं कर सकती। ये डीनोटिफिकेशन केवल पब्लिक इंटरेस्ट में NTCA एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल से ही किया जा सकता है। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद फाइनली बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। जैसा रिपोर्ट किया जा रहा था, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ जिसके चीफ एडवाइजर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बने हैं। इस न्यूली फॉर्म्ड इंटरिम गवर्नमेंट के टेन्योर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट बांग्लादेश आर्मी चीफ के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में बहुत जल्दी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। मोहम्मद यूनुस फ्रांस से बांग्लादेश आ गए हैं। करंटली बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में 3 सेक्शंस हैं। 1 सेक्शन इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनके प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना को, जो 15 ईयर्स से पावर में थी, उन्हें न सिर्फ रिजाइन करना पड़ा बट देश भी छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ है आर्मी और थर्ड है करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। इन तीनों के कंसेंट के बाद मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाया गया है। स्टूडेंट्स का ग्रुप बांग्लादेश में मिलिट्री रूल के अगेंस्ट था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में शेख हसीना को प्रो इंडिया कंसिडर किया जाता है। सेफ प्लेस के लिए इंडिया आई शेख हसीना ने इस बिलीफ को सही भी प्रूव कर दिया है।
अब बांग्लादेश में मालदीव्स की तरह ही एंटी इंडिया विंड्स ब्लो करेंगी। मालदीव में जब मोहम्मद मोइजू पावर में आए थे तो वहां भी भारत के खिलाफ काफी माहौल बना था। उस टाइम भी इंडिया ने अपना रेस्पॉन्स रिस्ट्रेंड ही रखा था। बांग्लादेश के केस में भी इंडिया को सिमिलर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। इंडिया के अलावा बांग्लादेश म्यांमार के साथ काफी छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है। ये एक चैलेंज भी है और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी। इंडिया को भी बांग्लादेश में करंट सिचुएशन के सेटल डाउन होने तक वेट करना चाहिए। एट द सेम टाइम म्यूचुअल इंटरेस्ट्स के लिए डायलॉग को भी ओपन रखना चाहिए, बिकॉज बांग्लादेश में इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरह मालदीव्स के साथ इंडिया के रिलेशंस नॉर्मल हो गए, बांग्लादेश के साथ भी आने वाले समय में ऐसा ही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने कॉन्जिक्यूटिवली 9th टाइम रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया। द रेपो रेट हैज बीन केप्ट एट 6.5%। रेपो रेट का मतलब है उस रेट से जिस पर आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटीज के एवज में या सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में लोन देती है। ये शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है, वेयरएज बैंक रेट में आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से लो होता है। इन दोनों ही रेट्स का पर्पस मार्केट से कैश फ्लो को रिड्यूस करना एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। रेपो रेट में चेंज ना होने की वजह से इससे जुड़े सभी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स में भी कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, लोन सीकर्स की ईएमआई इंक्रीज नहीं होगी। यू शुड नो कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एमपीसी को फॉर्म करती है। सितंबर 2016 में फर्स्ट एमपीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस 6 मेंबर कमेटी में 3 मेंबर्स आरबीआई से होते हैं। रिमेनिंग 3 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आरबीआई के गवर्नर एमपीसी के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस कंट्री के इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करना है। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में 8th ऑफ अगस्त की डेट एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है। इनफैक्ट 8th ऑफ अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर प्रेजेंट किया गया था। एक्चुअली बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिगिनिंग की। एट दैट टाइम इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, जिन्होंने इंडियंस से बिना कंसल्ट किए इंडिया को जर्मनी के अगेंस्ट नेशन एट वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस पर प्रोटेस्ट एक्सप्रेस करते हुए कांग्रेस ने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। कांग्रेस ने इंडिया को वॉर में पुश करने के डिसीजन को यूनिलैटरल डिसीजन बताया था और इसके बाद कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था रामगढ़ में। रामगढ़ करंटली झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है। इस सेशन को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चेयर किया था। कांग्रेस अपनी कंडीशंस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहती थी। कंडीशन थी सेंटर में एक इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, वो भी तुरंत। ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर लंबे समय तक वॉर में इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए तो इंडिया की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का कोऑपरेशन नेसेसरी था। ड्यू टू दिस लिनलिथगो ने यह प्रपोजल दिया जिसे अगस्त ऑफर कहते हैं। कांग्रेस ने यह प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अगस्त ऑफर में वायसराय के एग्जीक्यूटिव की संख्या में इंक्रीज करना, वॉर एडवाइजरी काउंसिल का फॉर्मेशन, रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड वॉर के बाद रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया जैसे प्रोविजंस शामिल थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त तक कांग्रेस सिर्फ डोमिनियन स्टेटस से सेटिस्फाई ना होकर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी। आइए देखते हैं व्हाट इज टुडेज टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज मॉलिम। मॉलिम एक नेविगेटर था। यह इंडियन मर्चेंट शिप्स पर एक सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठता था। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो स्टार्स एंड सन की पोजीशन को फाइंड आउट करता था। इसके थ्रू ये डायरेक्शन बताता था सो दैट शिप्स कुड मूव इन द राइट डायरेक्शन। चलिए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग मेजर इंडियन सिटीज में ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन राइज हो रहा है। स्टडी की गई सभी 10 सिटीज ने स्टैंडर्ड लेवल से ज्यादा पॉल्यूशन लेवल शो किया। इसमें पर्टिकुलरली दिल्ली इज द मोस्ट अफेक्टेड। ग्राउंड लेवल ओजोन एक कलरलेस गैस है जो अर्थ की सरफेस के ठीक ऊपर फॉर्म होती है। इसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है बिकॉज जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सनलाइट एंड स्टैग्नेंट एयर में रिएक्ट करते हैं तब ये प्रोड्यूस होती है। ये दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके ह्यूमन हेल्थ पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अस्थमा एंड लंग डिजीजेस से सफर कर रहे चिल्ड्रन एंड द एल्डरली में सीरियस रिस्क पैदा करना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 ऑफ अगस्त को EOS-8 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को लॉन्च कर सकता है। इसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 से लॉन्च किया जाएगा। इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन प्रिपेयर करना एंड पेलोड इक्विपमेंट बिल्ड करना है। साथ ही फ्यूचर सैटेलाइट्स के लिए रिक्वायर्ड न्यू टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है। यह अपने साथ 3 पेलोड्स लेकर जाएगा। द फर्स्ट पेलोड इज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड, दैट इज IOIR. The second one is Global Navigation Satellite System Reflector GNSSR, and the third payload is named SIC-UV dosimeter. IOIR पेलोड लॉन्ग एंड मीडियम इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में डे एंड नाइट दोनों समय इमेज ले सकता है। GNSSR पेलोड सी सरफेस विंड को एनालाइज करने, सॉइल मॉइस्चर को असेस करने एंड फ्लड्स को डिटेक्ट करने का काम करेगा। वहीं SIC-UV डोसीमीटर गगनयान मिशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को मॉनिटर करेगा। पेरिस ओलंपिक्स के रीसेंट डेवलपमेंट्स के बाद इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया है। हाउएवर, विनेश ने अपने डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में अपील की है। उन्होंने अपनी अपील में ज्वाइंट सिल्वर मेडल की डिमांड की है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट CAS। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS को प्लेयर्स द्वारा फेस की जा रही लीगल प्रॉब्लम से डील करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। CAS से रिलेटेड रूल्स की कंफर्मेशन 1983 में हुई थी, जिन्हें 1984 में इंप्लीमेंट किया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट है जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इश्यूज को डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केसेस ऑफ वैलिडिटी ऑफ डोपिंग सैंक्शंस, कंप्लायंस और कैंसिलेशन ऑफ कॉम्पिटिशन रूल्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ICAS CAS की सुप्रीम बॉडी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने QCI सुराज रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। इसका एम उन स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड करना है जिन्होंने क्वालिटी और इनोवेशन में एक्सीलेंस अचीव की है। इस फ्रेमवर्क को 4 पिलर्स में कैटेगराइज किया गया है: एडुकेशन, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड गवर्नेंस। करंटली अगस्त की रैंकिंग एडुकेशन, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी पर फोकस्ड है। गुड गवर्नेंस को फ्यूचर एडिशंस में इंक्लूड किया जाएगा। एडुकेशन रैंकिंग्स में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। हेल्थ कैटेगरी में छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला एटसेट्रा आयुष्मान आरोग्य योजना में फुल सर्टिफिकेशन के साथ सबसे आगे हैं, वाइल तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र ने मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब्स रैंकिंग में अच्छा परफॉर्म किया है। प्रॉस्पेरिटी कैटेगरी में गुजरात, कर्नाटका एंड राजस्थान आर एट द टॉप। इंडिया वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 होस्ट करने जा रहा है। इसे 15 ऑफ अक्टूबर से 24 ऑफ अक्टूबर के बीच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एवरी 4 years सिंस द ईयर 2000। ये असेंबली ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स सेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं। ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े रिप्रेजेंटेटिव्स के शामिल होने की उम्मीद है। इस इवेंट से पहले 14 ऑफ अक्टूबर को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सिंपोजियम को भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, consider the following statements. The largest tiger reserve in the country in terms of area is Nagarjun Sagar Sri Shailam Tiger Reserve in Andhra Pradesh. The tiger reserve is notified by the state government. The state government has the full power to denotify the tiger reserve. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, or 1 and 2 and 3. Second question is, among the following, who introduced the August offer? Lord Dalhousie, Lord Linlithgow, Lord Irwin, or Lord Mountbatten? Let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. National Handloom Day is celebrated on 7th of August. This day is celebrated in memory of Champaran Satyagraha, which was started against indigo cultivation. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer is option A, only 1. Second question was, consider the following statements. Rabindranath Tagore received the Nobel Prize for Literature in 1913 for Gora.
He became the first non-European Nobel Prize winner in literature. Choose the correct statement. Only one, only two, one and two, neither one nor two. Correct answer is option B, only two. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में. टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS. थैंक्स.